हम मेरे ही फ्रेंड है जो इसमें काम कर रहे हैं, आशीष आनंद जी उनका नाम है, जिन्होंने ये पूरी प्रक्रिया महाराष्ट्र सरकार के साथ में काफ़ी अच्छे पायलट्स भी किए हैं, जिसमें कि ये ब्लॉकचेन पे डाल के फार्मर का जो धान है उसको मॉर्गेज के तौर पे वो इस्तेमाल कर पाए, कैपिटल खड़ा कर पाए। क्योंकि वो तो आप भी करते हो, अगर आपके पास ज़मीन है आप उसको मॉर्गेज कर दोगे, आपके पास कोई एसेट है, तो जो मेरा धान है वो तो मेरा एसेट है, उसको मैं क्यों मॉर्गेज ना करूँ, उसको मैं क्यों कैपिटल के तौर पे यूज़ ना करूँ। तो ये तो महाराष्ट्र में भी उन्होंने वो करके दिखाया है। तो आप सोचिए कि जिधर भी विश्वास के वजह से पैसा अनलॉक हो सकता है, वहाँ पे हम ब्लॉकचेन और अन्य टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना अत्यावश्यक है, नहीं तो उसके बिना वो पैसा बस हवा में ही रहेगा। मैं आपसे मतलब कुछ केसेस प्रेजेंट करना चाहता हूँ, मतलब दिमाग में मेरे आ रहे हैं। आप मुझे बताइए कैसे शायद अपने अनुभव के हिसाब से टेक्नोलॉजी का सहायता या ब्लॉकचेन का सहायता इसमें हो सकता है। किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचना चाह रहा हूँ, जैसे प्राइस का उतार चढ़ाव होता है। अभी कभी 2 रुपये टमाटर जाते हैं, कभी 110 रुपये टमाटर जाता है। आप मुझे खुद बता रहे थे कि प्याज की वजह से हमारे देश में सरकार 3-4 बार गिर गई है। पहले तो डिस्कस करेंगे वो कैसे हुआ। दूसरा, क्या ब्लॉकचेन और टेक्नोलॉजी, कोई किसी भी प्रकार का टेक्नोलॉजी इसे सॉल्व कर सकता है? क्योंकि आज के डेट में अगर मेरे किसान को या किसी भी किसान को वो भरोसा मिल जाए कि आज मैं उगा रहा हूँ तो मुझे इसका 10 का 10 रुपये मिलेगा, पूरे साल मिलेगा, तभी मैं करूँगा। इसलिए ज़्यादातर किसान आज भी हमारे देश में जो छोटे किसान हैं, अभी भी वो गेहूँ बाजरा इसलिए उगाते हैं क्योंकि उनको कहीं लगता है कि गवर्नमेंट मुझे एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे देगी। हाँ, तो 2 प्रश्न, क्या समझ गया। टेक्नोलॉजी किसका यस, उत्तर है? तो ये काफ़ी बढ़िया सवाल था। इसको मैं एक उदाहरण के तौर पे मैं इसका एक उत्तर देना चाहूँगा। अभी प्याज के ऊपर बात करते हैं, तो प्याज में जितना उतार चढ़ाव होता है वो शायद अन्य ही किसी कमोडिटी में होता है। इसका सबसे मुख्य कारण ये है, जो सॉल्व करने में शायद और टाइम लग जाए, बट सबसे मुख्य कारण ये है कि हमको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि हमारा टोटल सप्लाई कितना आने वाला है। तो क्या हो जाता है कि ग्लट, हम उसको कहते हैं, ग्लट मतलब ओवर सप्लाई हो गया। अगर ओवर सप्लाई आ गया तो प्याज का दाम नीचे गिर जाएगा। किसको इन्फॉर्मेशन नहीं है? किसान को? किसी को भी नहीं है। दैट इज द वही तो प्रॉब्लम है सरकार को भी कि नहीं? सरकार को भी नहीं है, किसी के पास भी वो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एक्चुअल में हार्वेस्ट कितना होने वाला है, प्लांटेशन कितना हुआ है। तो क्या हो जाता है कि अचानक से फिर सप्लाई बढ़ जाएगा। फिर फार्मर को, आपने ये कितनी बार तो सैकड़ों बार देखा रहेगा कि वो इतना मतलब सैड दृश्य रहता है कि फार्मर अपना टमाटर या फिर प्याज रास्ते पे ही फेंक देगा, बिकॉज कभी कभी 1 रुपये का भाव, ऐसा कुछ भी अजीब भाव आ जाता है, बिकॉज उतना ओवर सप्लाई हो जाता है। अभी लेकिन कुछ महीने अगर आप रुकोगे तो जब समझो अगर प्याज की बात हम करते हैं, तो अगर मार्च अप्रैल मई में उसका भाव अगर थोड़ा नीचे जा रहा है, बाद में अगर बढ़ेगा, तो व्यापारी लोग क्या करते हैं, व्यापारी लोग ये पकड़ के रखेंगे। ये तो हमारे स्कूल के टेक्स्ट बुक में जो था, ये तो मैं बाद में खुद से देखा भी, इसको होर्डिंग कहते हैं हम, कि मैंने जितना हो सके सस्ते में खरीद लिया, और बाद में क्योंकि फार्मर के पास स्टोरेज नहीं है, सब वो सबसे मेन समस्या दूसरी है कि स्टोरेज नहीं है। और स्टोरेज अगर होगा भी तो उसमें वो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो होता है प्याज में, वो तकरीबन 35-50% तक लॉस होता है। मतलब क्योंकि उसको अच्छे से स्टोर नहीं करोगे और उसका अच्छे से निगरानी नहीं रखोगे तो प्याज बहुत जल्दी से सड़ जाता है। और जो हैंडलिंग होता है प्याज का, वो हैंडलिंग में भी बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं। तो उसमें बाकी कई कारण है कि उसमें ऑटोमेशन आना ज़रूरी है, ग्रेडिंग सॉर्टिंग में, हैंडलिंग में जो लॉसेस होता है, या फिर स्टोरेज में मैंने ध्यान नहीं दिया, टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया, उसको राइट तरीके का वेंटिलेशन नहीं दिया, ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं की, तो वो लॉस होने ही वाला है। लेकिन अभी हम प्राइस के ऊपर आते हैं। सबसे पहले समझो जितना भी है, जितना भी बच गया, अगर मैंने अप्रैल में फार्मर ने अगर बेचा है समझो एक्स रुपये से, समझो 10 रुपये से, अगर एक उदाहरण के तौर पे 10 रुपये लेते हैं 10 रुपये से, लेकिन उसकी अगर कीमत हो गई कुछ महीनों बाद समझो 100 रुपये, या फिर 70-80-100 रुपये होगी उदाहरण, ये 90 रुपये किसको मिल रहे हैं? फार्मर को या आपको एज अ व्यापारी को जा रहे हैं सारे। तो क्या हम इस तरीके से कुछ यंत्रणा कर सकते हैं? और इसके ऊपर महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है, जिसमें कि एक एक प्रयोग चल रहा है कि अगर हम ओनियन स्टोरेज करें, तो ओनियन स्टोरेज करने के वक्त हम जो रेट से फार्मर से ले रहे हैं, तो उसको हम सिक्योरली वो डेटा ट्रांसपेरेंटली मेंटेन करें। और जब भी हम उस स्टोरेज को बेचेंगे एक्सपोर्ट्स में या फिर बाद में, तो उसके रेट्स ऑब्वियसली थोड़े बढ़ेंगे ही, कम भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो रेट बढ़ेंगे ही। तो वो जो रेट बढ़ेगा तो उसमें कुछ हिस्सा जो फार्मर के हक का है उसको डबल पेमेंट होनी चाहिए ना, क्यों ना हो? बिल्कुल और होना चाहिए। यस, और इस तरीके से हमने एक प्रकल्प किया भी था सह्याद्री फार्म्स के साथ, जिसमें कॉटन में ये था कि कॉटन की पूरी सप्लाई चेन थी, और वो पायलट ऐसे था कि अगर वो कॉटन का पूरा ट्रैकिंग कर करके टी शर्ट तक आता है, और वो टी शर्ट
कोई प्रॉफिट में जाता है तो वो प्रॉफिट का भी एक हिस्सा वहाँ जाना चाहिए। ऐसा एक पायलट में एक थ्योरी चल रही है जिसका उद्देश्य एक ही है कि फार्मर को अगर आपको राइटफुली मतलब अच्छे तरीके से अगर ये देना है तो उसको आपको भाग बनाना पड़ेगा पूरे ट्रांजैक्शंस का। वन टाइम ट्रांजैक्शन लेके छोड़ दिया तो फिर वो इतना मज़ा सही नहीं है, सही भी हाँ। नहीं है। लेकिन आज हम